Assalamualaikum and welcome to the very first video lesson of grade 7 maths. I am your maths teacher from Honors Kindergarten and Secondary School, and today we are going to learn about direct and inverse variation, algebraic expressions and simple algebraic formula. So let's start the video lesson. In this video you will learn about direct and inverse variation, proportion, variables, coefficients, constants, algebraic expressions and polynomials, simple algebraic formula application on algebraic expression, square of the sum of two terms and square of the difference of the two terms. Unit number 6. Here are the definitions of unit number 6. First one is variation. The variation means the do vary from time to time or from place to place. मतलब do vary means change होना, vary होना, या कम होना या ज़्यादा होना. तो इस तरह से इसको कहते हैं वेरिएशन हो रही है. और वेरिएशन का वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ? वेरिएट से. सो इट्स डेफिनेशन इज़ चेंज इन एनी क्वांटिटी इज़ कॉल्ड वेरिएशन. मतलब किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज होता है हम कहते हैं वो वेरिएशन है, उसमें वेरिएशन हो रही है. हेयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन. दो तरह की वेरिएशंस होती हैं. किस तरह से कि अगर दो क्वांटिटीज़ हैं उसमें चेंज हो रहा है रिलेटिवली, तो अगर दोनों क्वांटिटीज़ में एक जैसा चेंज हो रहा है कि अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है या एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट मतलब सेम, एक जैसा. और अगर ऑपोजिट चेंज हो रहा है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, या एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़ हो रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन. The definition is direct variation. If two quantities varies directly is known as direct variation. This is basically the same kind of change, right? मतलब जो same change होता है वो direct variation होता है. And the invert is inverse variation. If two quantities varies inversely is known as inverse variation. Opposite kind of change, right? Next definition is proportion. Equality of two ratios is called proportion. मतलब दो, अगर हम एट अ टाइम एक रेशो की बात कर रहे होते हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, तो अगर एक दो क्वांटिटीज़ में रेट की बात कर रहे होते हैं उनके बढ़ने की, चेंज होने की शरह की, तो वो रेशो होती है. और अगर हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के रेशोज़ की बात कर रहे होते हैं तो इक्वालिटीज़ ऑफ टू रेशोज़, तो दो रेशो आ जाती हैं और उनकी इक्वालिटी को चेक करना होता है. हमने उनमें चेंज किया हो रहा है तो वो हमारे पास क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है. लाइक A रेशो B and C ratio D. This is the sign of proportionality. A ratio B proportion C ratio D. इसको हम इक्वालिटी में भी लिखते हैं. A ratio B equal C ratio D. Next exercise number 6. Question number 1. Here are the examples. These are the examples of direct and inverse variations. First one is the total cost of 10 lottery tickets is ₹20. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच टिकट्स. मतलब आपके पास लॉटरी टिकट्स हैं 10 और उनकी जो कॉस्ट है, उनकी प्राइस है वो 20 है, और आपने 25 टिकट्स की प्राइस बतानी है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि अगर टिकट्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो उसकी प्राइस क्या होगी. मतलब रिलेशन हमारे पास क्या है? दो चीज़ें इस क्वेश्चन में, एक लॉटरी टिकट्स हैं और एक कॉस्ट है. दिस इज़ द सोल्यूशन. कॉस्ट एंड टिकट्स. द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स, तो हमने इस पर मेंशन लिख लिया कि कॉस्ट कितनी है ₹20 और तब टिकट्स कितनी है हमारी 10 है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट. मतलब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है तो उसकी जगह हमने x यूज़ किया हुआ है जो कि अननोन क्वांटिटी होती है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच टिकट्स, तो मतलब अब टिकट्स 25 हो गई हैं और उनकी हमने कॉस्ट बतानी है. आई एम रिपीटिंग अगेन. जब कॉस्ट 20 थी, टिकट्स 10 थी, मतलब 10 टिकट्स की कॉस्ट ₹20 है. टिकट्स जब 25 हो गया तो उसकी कॉस्ट बतानी है. अब ये स्टेटमेंट से अंडरस्टूड है कि अगर टिकट्स बढ़ रही हैं तो उसका मतलब है उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी. तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया. ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर हमारे पास टिकट ज़्यादा होगी और उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी. नो, अगर टिकट्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, और अगर टिकट्स कम होंगी तो कॉस्ट डिक्रीज़ होगी. डायरेक्ट चेंज आ गया, इसलिए मैंने एरोज़ जो हैं दोनों डाउनवर्ड लगाए हुए हैं. अब ये कैसे लगाते हैं एरो?
आपने एरो मतलब जहाँ आपके पास बड़ी वैल्यू होती है वहाँ से स्टार्ट करना है और डाउनवर्ड की तरफ लेकर आना है। मतलब जैसे टिकट्स में था 10 थी और 25 थी, तो वो 10 ऊपर स्मॉल वैल्यू है ना, आपने वहाँ से एरो बनाना है और नीचे की तरफ एरो हेड बनाना है। इसी तरह आप जब कोस्ट 20 थी और हमें पता है कि जब 25 टिकट्स की हम कोस्ट फाइंड करेंगे वो यकीनन 20 से तो ज़्यादा होगी, इसलिए इसमें भी मैंने एरो जो है वो 20 से स्टार्ट किया और डाउन हेड बनाया हुआ। और ऑब्वियसली अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो दोनों का एरो सेम बनेगा। अगर आपको एक वैल्यू का पता चल रहा है एरो किस तरफ जाना है, तो अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो दूसरी का उसी तरह एरो बनेगा। अभी नेक्स्ट हम इन्वर्स वेरिएशन में किस तरह से बनने हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अब हमारे पास क्या बना है 20/x। लिखना किस तरह से होता है, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा होता है ना वो वैल्यू आपने न्यूमरेटर में लिखनी होती है 20, और जो एरो हेड जहाँ पे होता है वो आपने डिनोमिनेटर में लिखनी होती है। तो 20/x इज इक्वल टू 10/25, राइट। अब हमने कहा था ना दो प्रपोर्शन है तो दो रेशोज़ आ गई, दो रेशोज़ की इक्वालिटी, तो 20/x इक्वल 10/25। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू को, 20/x इक्वल 10/25। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और x डिनोमिनेटर में इस तरह से देखें, 20/x इक्वल 10/25। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 10 है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए मेरे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम। तो जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 20 × 25। फिर उसके बाद हमारे पास x 10x 20 को 25 से मल्टीप्लाई किया 500। अब x जो है 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। जब इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 500 से डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 10, और जब 500 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो x इज़ इक्वल टू ₹50। ये हमारा आंसर होगा। अब x क्या था हमारे पास, कोस्ट हमने सपोज की थी स्टार्टिंग में अपने क्वेश्चन में ये, तो अगर हम अब x क्या आया 50, तो अब हमें पता चलेंगे कि हमने स्टार्टिंग में जो रिलेशन गेस किया था कि इनमें डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है वो डायरेक्ट ही है। अगर कोस्ट 20 थी तो अब इंक्रीज़ होके 50 हो गई है। तो इस तरह से हम जो है वो अपना डायरेक्ट रिलेशन फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। जो 6 men हैं वो अपना काम जो है करते हैं इन 20 days में, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी इंगेज टू डू दी जॉब इन 15 days। कि अगर हम अब ये काम जो 6 आदमी थे वो काम 20 दिनों में काम पूरा कर रहे थे, हम चाह रहे हैं वो काम 15 दिन में पूरा हो जाए। हमें उनको मतलब 20 दिन से दिन 15 हो गए, काम हो गया है, तो इसका मतलब है हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन का मतलब है अगर 6 आदमी थे तो उनके ऊपर हमें और कितने आदमी लगाने पड़ेंगे कि काम 20 दिन की बजाय 15 दिन में हो जाए। तो अब ये तो इन्वर्स रिलेशन नहीं हो गया कि अगर आदमी बढ़ रहे हैं तो दिन कम हो रहे हैं। मतलब दो चीज़ें हैं ना इस क्वेश्चन में, आदमी है और दिन है, जितने दिनों में काम पूरा हो रहा है। 6 आदमी थे तो 20 दिन लग रहे थे। अब अगर हम आदमी बढ़ा रहे हैं 6 की बजाय 7 8 या कितने करें कि दिन 15 हो जाए, तो ये इन्वर्स रिलेशन हो गया। दिस इज़ द सोल्यूशन। अब दो चीज़ें थी, एक मैन था और एक डेज थे, वो हमने ऊपर लिख दिया। अब पहले थे 6 मैन कैन डू अ जॉब इन 20 days, तो हमने जो डाटा गिवन होता है उसको पहले से लिखना होता है। 6 मैन कैन डू अ जॉब इन 20 days वो लिख लिया। अब उसके बाद पूछा हुआ उसने हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी इंगेज्ड। एक्स्ट्रा मैन हमें अभी नहीं पता कितने होंगे, वो हमने एक्स लिख दिया। टू बी इंगेज्ड टू डू दी जॉब इन 15 days, तो उसकी जगह हमने 15 लिख दिया। दिस इज़ बेसिकली दी 15, वो एरोज़ के ऊपर है और ये 20/15 है। तो अब हमने उसमें 15 days का काम पूरा कराना है 15 days में। तो अब हमारे पास जो मैन थे 20, जब 6 मैन थे तो डेज़ 20 थे। कितने और आदमी चाहिए कि काम जो है वो 20 के बजाय 15 दिन में पूरा हो जाए। तो अब यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इन्वर्स है। अब किसका एरो किधर को लगाना है, अब देखें जो मैंने मैन पे लगाया एरो, मैंने कहा था ऊपर छोटी वैल्यू होगी और जो उसके नीचे वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, तो वहाँ से हमने एरो स्टार्ट करना है अपना। तो 6 मैन थे और हमें पता है कि मैन तो एक्स्ट्रा मैन करने, इसका मतलब है मैन तो 6 से बढ़ जाने हैं, इसलिए मैंने इसका एरो 6 से शुरू किया और नीचे डाउनवर्ड एरो हेड बनाया हुआ है।
अब जब ये वाला एरो ऐसे बन गया तो यकीनी सी बात है कि जब डेज़ 15 थे ऊपर की तरफ 20 जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर 20 है नीचे 15 है, तो मैं ये एरो इस तरह नहीं बनाऊंगी, मैं नीचे से ऊपर की तरफ एरो हेड बनाया हुआ मैंने, वो एरो बन गया। अब इसमें भी बस इतना काम होता है कि आपने स्टेटमेंट लिख के एरोस किस तरह से बनानी है, बाकी का काम आपका बिल्कुल वैसे ही होता है कि आपने इसको रेशो की फॉर्म में या इक्वालिटी की फॉर्म में लिखना और कैलकुलेशन करनी है। लेकिन जब आपका ये आप गलत डिसाइड करते हैं कि इसमें रिलेशन जो था, वेरिएशन थी, वो डायरेक्ट थी या इन्वर्स थी, तो क्वेश्चन में मिस्टेक होती है। जब हमें ये पता चल गया कि हमने एरोस किस तरफ लगाने हैं और रिलेशन क्या है, वेरिएशन, तो वो वहाँ से हम अपना एरोज़ लगाने के बाद क्वेश्चन कर लेंगे। अब एरोज़ जब मैंने लगा लिए तो मुझे पता है मैंने वैल्यू को लिखना कैसे है। जो 6 और x पे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है अगर 6 से एरो स्टार्ट हो रहा है, डाउनवर्ड एरो हेड है, तो मैं 6 को ऊपर लिखूँगी, 6/x इक्वल। अब दूसरा वाला जो एरो है वो एरो हेड 20 पे जा रहा है, तो मैं उसको लिखूँगी 15/20। अब इसमें भी वैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से और 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से। 6 टाइम्स 20 इक्वल्स 120 इज़ इक्वल 15x। अब हमें इसमें भी x जो है 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 120 से जाके 15 डिवाइड हो जाएगा, मतलब हमने अननाउन क्वांटिटी फाइंड करनी है, दैट इज़ x। तो x को हम एक साइड पे रखेंगे अननाउन क्वांटिटी को, और जो हमने फाइंड करना है, जो वैल्यूज़ हैं उसको एक साइड पे ले जाएंगे। तो 120 डिवाइडेड बाई 15 इज़ इक्वल x। अब 120 को 15 पे डिवाइड किया तो x 8 आ जाएगा। x हमारा था क्या, जो अननोन क्वांटिटी हमने स्टार्टिंग में रखी थी, मैन। अब हमारे पास डायरेक्ट 8 नहीं आंसर होगा, क्वेश्चन था हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन। तो एक्स्ट्रा का मतलब है कि 6 तो आदमी थे ही, 6 में और कितने एक्स्ट्रा होंगे कि ये काम इतना होगा। तो अब टोटल अगर 8 हो गया आंसर x का, इसका मतलब है 6 तो पहले थे, तो एक्स्ट्रा कितने आए, 2। तो रिक्वायर्ड मैन वो 8 - 6 इज़ इक्वल टू 2, यानी कि एक्स्ट्रा 2 आदमी और होंगे कि फिर जो हमारा काम है वो 20 दिन के बजाय 15 में हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन लेफ्ट सेविंग्स ऑफ ₹25,000 टू हिज वाइफ, 2 daughters एंड अ सन, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। अब क्या है कि एक मैन है, लेफ्ट सेविंग्स ऑफ रुपीज़ मतलब है कि अगर उसकी डेथ हो गया है, या मतलब उसने उसकी जो इनहेरिटेंस की अमाउंट थी उसने वो 25,000 लेफ्ट किया है, राइट। और उस जो पीछे लोग हैं उसके, टू हिज वाइफ, उसकी वाइफ हैं, 2 daughters हैं और एक बेटा है, एंड अ सन। तो अब हमने ये बताना है कि इन चारों लोगों में, 2 बेटियों में और एक वाइफ में और एक बेटे में ये अमाउंट कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब ये तो नहीं, वो हमें पता है कि इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट होती नहीं है, बेटी का, बेटे का, वाइफ का अलग अलग से रेशो होती है कि कितने परसेंट किसको देनी है, कितने परसेंट किसको देनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर हम बताएंगे कि एक एक के हिस्से में कितना शेयर आता है। अब टोटल सेविंग्स कितनी है, 25,000। अब शेयर ऑफ विडो का हमें क्या पता है कि 1/8 होता है, जो विडो का शेयर होता है टोटल अमाउंट में से 8वां हिस्सा। 1/8 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, दैट इज़ 25,000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप 1/8 है ना, तो आप 25,000 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे न्यूमरेटर से, तो वो 25,000 ही आ जाएगा यहाँ पे। मतलब अब 1/8 है मल्टीप्लाई वो 25,000, आपने अब 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25,000, सॉरी यार, ये दिस इज़ नॉट जस्ट 25, दिस इज़ 25,000। 25,000 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹3125, राइट। हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। ये है मतलब 25,000 में से इतनी अमाउंट जो है 3,125 ये मिलेगी विडो को। उसके बाद बाकी कितनी अमाउंट रहेगी, तो वो हमने उसमें से माइनस कर दी। 25,000 में से ये विडो वाली अमाउंट माइनस की, तो हमारे पास ये बचा है 21,875। अब इसमें से हमने बताना है कि डॉटर्स का कितना शेयर है और सन का कितना शेयर है। अब हमें ये भी पता है कि बेटे का जो है वो मतलब डबल होता है और बेटी का सिंगल होता है, हाफ यानी कि। तो अब ये सन और डॉटर थे, सन एक है वो हमने लिख दिया, डॉटर्स कितनी हैं, 2 हैं। अब हमें पता है कि सन का एक बेटा जो है उसका शेयर हम उसको डबल देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 × 2 लिखा है। मतलब 1 है जो बेटा एक है, 2 वो है जो शेयर का 2 लिखा हुआ है, तो 1 × 2 इट गिव्स 2।
नीचे यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लिखा है, जो बेटियाँ 2 हैं और उनका जो उनको जितना हिस्सा मिलना होता है वो एक हिस्सा होता है, तो वो हमने लिखा 2 × 1 गिव्स 2, यानी कि ये 2 बेटियों का ये 2 निकला है और यहाँ पे जो 2 है आंसर आया, ये एक बेटे का 2 आया। अब हमने किस तरह फाइंड किया, सम ऑफ रेशोज़ जो आपके पास ये एंड पे आंसर्स बने होते हैं ना 2 और 2, इसको हमने लिखा तो 2 + 2 = 4। अब रेशो शेयर ऑफ सन का शेयर निकालना है। अब 2 था, मैंने बताया डबल है 2, डिनोमिनेटर में जो सम ऑफ रेशोज़ आया वो 2 / 4 मल्टीप्लाई जो आपकी अमाउंट आई थी 21,875, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे। तो अब जब इसको 2 से 21,875 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये है बेटे का शेयर, मतलब 25,000 में से है। अब हमने विडो का भी निकाल लिया, बेटे का भी निकाल लिया, अब 2 बेटियों का रह गया। अब शेयर ऑफ डॉटर क्या है, 1/4 मैंने क्यों लिखा हुआ है कि मेरे पास डबल है ना बेटी, 2 बेटियों का निकालना है मैंने। अगर मैं 1/2 लिखती हूँ एक बेटी का आधा, यानी कि फिर मैं 1/2 लिखती हूँ एक बेटी का, तो वो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 मल्टीप्लाई 21,875। तो उसको मैंने सॉल्व किया, 4 से डिवाइड किया, तो मेरे पास ये आ जाएगा जो कि डॉटर का शेयर है। तो मतलब हमें पता चल गया हमें कि 25,000 में से विडो का कितना था, सन का कितना है, डॉटर्स का कितना है। अब जो आपके पास ये आंसर्स आए हैं ना, विडो का 3,125, सन का 10,937.5 और डॉटर का 5,468.75, इन सब को आप प्लस करेंगे ना, तो एट द एंड यू विल गेट विद द आंसर 25,000। तो आपके पास एंड पे 25,000 बनेगा। और अगर कम ज़्यादा बनता है, इसका मतलब है कि आपके आंसर में कहीं मिस्टेक हुई है, शेयर कम ज़्यादा ही लगाए हैं आपने, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 25,000 आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस को कितने % मिलता है, वाइफ को या उसको, उस डॉटर को या सन को, राइट। सो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर। At the end of this chapter you will be able to learn you will be able to differentiate between direct and inverse variations in daily life। डेली लाइफ में अभी जो हमने एग्जांपल्स किए हैं वो डेली लाइफ की थी ना, कि अगर 6 मैन इतना काम इतने दिनों में कर रहे हैं तो कितने और आदमी होंगे जो मतलब इतने दिनों में काम पूरा करेंगे। या फिर इस तरह से हो सकता है हमारे पास हम ये कहें कि अगर कुछ लोग हैं जो सपोज़ अगर गाड़ी जो है वो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक डिस्टेंस कवर कर रही है इतने टाइम में, सपोज़ कोई भी टाइम उसको हम दे दें 30 मिनट्स दे दें, 1 आवर दे दें, इस तरह। फिर हम अगर कहें कि उसकी हम स्पीड बढ़ा दें, ठीक है, स्पीड बढ़ा दें, और अगर स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, गाड़ी तेज़ चलेगी। अब वही डिस्टेंस जो है वो अगर गाड़ी तेज़ चलेगी और टाइम हमारा वही है कि अगर हम 1 आवर दे रहे थे, तो अब अगर स्पीड बढ़ा दिया, अब वही गाड़ी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस तो ज़्यादा कवर हो जाएगा। अगर पहले गाड़ी आहिस्ता चल रही थी तो 1 घंटे में वो जितना सफ़र कर रही थी तय, अब अगर हमने स्पीड बढ़ा दिया तो 1 घंटे में गाड़ी ज़्यादा कवर करेगी। तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट वेरिएशन है कि अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर हो रहा है, अगर हम स्पीड कम कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी कम कवर हो रहा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन है। इसी तरह से एग्जांपल्स होती हैं। नाउ यू पीपल विल पॉज योर वीडियो एंड डू रिवाइज दिस क्वेश्चंस विद द एग्जांपल्स। और अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो उसको डिस्कस देखें, उसको नोट डाउन करें, फिर अपनी बुक में थ्योरी को रीड करें, डेफिनेशंस अगेन रीड करें। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो आपको क्लियर हो जाएगी कि ये हमने किस तरह से क्वेश्चन किए हैं, राइट। नाउ मूव टू द चैप्टर नंबर 10। Definitions of chapter number 10 are: first one is algebraic expressions. What is algebraic expression? An algebraic expression consists of a single term और terms, या एक टर्म होती हैं या ज़्यादा टर्म्स होती हैं, सिंगल टर्म और टर्म्स। और किस तरह से वो होती हैं, कनेक्टेड बाय, यानी कि कनेक्ट हुई हुई होती हैं, एक जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो हम मैथ्स में करते हैं ना, प्लस माइनस, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली। तो अगर कोई ऐसी टर्म होती है हमारे पास जो हम प्लस माइनस भी उसमें यूज़ कर रहे हो
उसमें और उसका एक एक्सप्रेशन बना के लिख रहे हो, तो जब वो कनेक्ट हुई हुई हो इन सब ऑपरेशन से, तो जब वो एक पूरी फॉर्म बन जाती है उसको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, दिस इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ वेरिएबल। इज़ इट क्लियर व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? Next, move to the variable. What is variable? The word variable comes from again the variation. मतलब ये भी वेरिएबल भी जो हमारे पास वर्ड आता है ये वेरिएट से निकला है, तो इसका मतलब भी यही है, दी क्वांटिटी विच वेरिएट्स इज कॉल्ड वेरिएबल। वो ऐसी क्वांटिटी जो वेरी करती हैं वो वेरिएबल होती है बेसिकली। और कांस्टेंट क्या होता है? नेक्स्ट डेफिनेशन इज कांस्टेंट द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज, जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। और न्यूमेरल्स होते हैं जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 न्यूमेरिक डिजिट्स, इनको बोलते हैं न्यूमेरल्स हैं। तो और न्यूमेरल्स विदाउट वेरिएबल, ऐसे नंबर्स मतलब वेरिएबल के बगैर, तो ये नंबर्स क्या होते हैं, ये कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 हैं, ये 1 2 3 4 ही हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं इनको कहीं 1 2 3 4 यूज़ कर लूँ, कहीं मैं अपनी मर्ज़ी से 10 20 30 यूज़ कर लूँगी इनको नो। 1 2 3 4 जो कांस्टेंट नंबर्स रहेंगे 1 2 3 4 ही रहेंगे। तो इसी तरह से जब एक एग्जांपल है वेरिएबल की, मौसम जो वेदर है ये वेरिएबल है ना, मौसम ये चेंज होते हैं, गर्मियों में गर्मी होती है, सर्दियों में सर्दी होती है, इसी तरह से ऑटम में और मौसम हो जाता है। तो मतलब टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस, या कभी ऐसा होता है कि अगर पाकिस्तान में गर्मी होती है, हम किसी और सिटी में किसी और कंट्री में चले जाएँ तो उन दिनों में वहाँ पे तो गर्मी या सर्दी पड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ, और प्लेस टू प्लेस या जगह के साथ साथ ये वैल्यूज़ चेंज होती हैं, वेरी करती हैं। तो ये बेसिकली वेरिएबल होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि 12 मंथ्स गर्मी ही पड़ते जाती है या 12 मंथ सर्दी रहती है, ऐसा नहीं ना होता। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है वेरिएबल की, वेदर, कि इसमें वेरिएशंस होती हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ बेस। व्हाट इज़ बेस? बेस क्या होती है किसी भी चीज़ की, मतलब जिस पे दूसरी कोई चीज़ डिपेंड कर रही होती है वो बेस होती है। अब इसमें क्या है बेस? इन द टर्म x रेज टू पावर n, इसका ये जो मैंने कैप सी बनाई हुई है इसका मतलब है कि ये पावर में लिखा हुआ है n, x की पावर n। तो x जो है, n जो है वो मैं बताती हूँ वो क्या है। पहले देखें x क्या है। x इज़ कॉल्ड बेस, यानी कि जिसकी पावर में लिखा हुआ है, तो जिसकी पावर में लिखा हुआ है वो बेसिकली x है। तो x क्या है? वो बेस है, राइट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सपोनेंट है, अब देखें इन टर्म x रेज टू पावर n। एक्सपोनेंट बेसिकली होती है पावर, तो जो पावर लिखी हुई थी स्मॉल रेज्ड नंबर n, तो जो n लिखा हुआ है वो एक्सपोनेंट है, जो पावर होती है। ये वेरिएबल भी हो सकती है, ये कांस्टेंट भी हो सकती है। वेरिएबल मतलब कि अगर 2 की पावर 3 लिखी हुई है या 2 की पावर x लिखी हुई है, तो 2 जो होगा वो बेस होगा, और अगर 2 की पावर 3 है, 3 भी एक्सपोनेंट है। अगर 2 की पावर वेरिएबल की फॉर्म मतलब 2 की पावर x लिखी हुई है तो x भी एक्सपोनेंट है, राइट। नेक्स्ट इज़ कोफिशिएंट। व्हाट इज़ कोफिशिएंट? अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है आपके पास। A polynomial is an algebraic expression consisting of one or more terms, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स पे कंसिस्ट होता है, इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, एक्सपोनेंट वही आगे जो पावर होती है वेरिएबल की, एक्सपोनेंट ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ज़ीरो, या तो वो ज़ीरो होती है या पॉजिटिव इंटीजर होती है। मतलब क्या होता है? सिंपल, आपके पास जो एग्जांपल आगे लिखी हुई है 3x है। अब x की पावर क्या है? अगर तो कोई पावर लिखी होती है तो मतलब 2 3 4, तो वो अगर इसमें आप पावर कोई नहीं लिखी हुई x के ऊपर, इसका मतलब है वो 1 है। तो अगर आपके पास या तो पावर 0 होनी चाहिए वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, या फिर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि x है और उसके पावर -1/2 लिखी हुई है, नो, वो फिर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट इज़ मोनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल ऐसा है जो कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म, एक सिंगल टर्म पे कंसिस्ट करता है, वो मोनोमियल होता है। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो सिंगल टर्म पे कंसिस्ट करता है वो पॉलिनोमियल होता है। और ऐसा नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनोमियल क्या है, कि ऐसा पॉलिनोमियल जो 2 टर्म्स पे कंसिस्ट करता है वो बाइनोमियल होता है। और एक ऐसा ट्राइनोमियल क्या है, कि ऐसा पॉलिनोमियल जो 3 टर्म्स पे कंसिस्ट करता है वो ट्राइनोमियल होता है। ठीक है, अब उसके एग्जांपल्स हमारे पास लिखी हुई हैं। जैसे मोनोमियल की है 2, या सिर्फ 3x या x की पावर 2y, इस तरह से। ये सिर्फ एक टर्म है।
बाइनोमियल में 2 टर्म्स कनेक्ट हुई हुई हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स कनेक्ट हुई हुई हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 10A। अब क्या है कि आपने इनको मतलब ऐड करना होता है, हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, या प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। अब क्या है कि 4xy माइनस 8 है, इसको हमने क्या करना है, उसके बाद है x प्लस 6, फिर 5x माइनस 2y। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट। इसमें क्या है हमारे पास कि ये आपके पास 3a माइनस 2b माइनस 4c दिस फ्रॉम दिस। अब आपके पास एक चीज़ है यहाँ पे कि आप अगर लिखा हुआ है 3a माइनस 2b माइनस 4c, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2a प्लस दिस। तो जो फ्रॉम के बाद लिखी होती है उसको आपने ऊपर पहले लिखना होता है। क्यों कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें आपके पास साइन चेंज होते हैं, मतलब जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। इसलिए उसमें फिर मसला होता है, जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू होती है उसको आपने लिखना पहले होता है, मतलब ऊपर लिखना होता है माइनस करने के लिए ये। राइट, अब हमने किस तरह से माइनस करना है, 2 और प्लस 3 था ना यहाँ पे भी, तो प्लस 3 जब हम माइनस करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस ही हो जाएगा, मतलब 2 में से 3 माइनस तो नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब है 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस इसलिए साथ लिखा हुआ है कि 3 बड़ी वैल्यू है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो बड़ी वाली वैल्यू का साइन आता है। अब इसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे 3b प्लस 2b, 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास अब माइनस था, जब हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे तो वो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो 3b प्लस 2b 5b हो गया। इसी तरह नेक्स्ट अब c और माइनस 4c था, साइन चेंज हुआ प्लस 4c हो गया, अब प्लस c और प्लस 4c दिस बिकम्स 5c। मतलब ये बस क्या है, इसमें आपके पास के 2 टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, वो क्या क्या होते हैं उनकी डेफिनेशंस हमने पढ़ी, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, बेस क्या होती है, पोलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारी हमने डेफिनेशंस पढ़ी। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखे कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, यही है। अब इसमें अब एंड पे हमारे पास क्या है कि आप खुद से क्वेश्चन कर सकेंगे, डू प्रैक्टिस ऑफ योर एक्सरसाइज, कि हमने किस तरह से जो नेक्स्ट और क्वेश्चन, अभी तो ये 2-3 टर्म्स थी जिसको हमने प्लस या माइनस करना है, अगर आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसको किस तरह से प्लस माइनस करते हैं। राइट, अगेन पॉज योर वीडियो एंड रिवाइज दिस चैप्टर, कि अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप उसकी बुक से मज़ीद रीडिंग करें, थॉरो रीडिंग करें, उसको समझें, उसकी थ्योरी पढ़ें। नेक्स्ट यूनिट नंबर 11। अब इसमें आपके पास क्या है कि जो आपके पास ये चैप्टर है ये सिंपल अलजेब्रिक फार्मूला है। राइट, अब आपके ये 3 फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ये वाला, ये और ये, ठीक है। ये फार्मूलाज आपको याद होंगे तो आप ये क्वेश्चन मतलब आपके पास ये हो सकेगा सॉल्व। अब फर्स्ट फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट मतलब आपके पास आप अगर a प्लस बी क्या होल स्क्वायर है ना, मतलब a प्लस बी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, और आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपके पास यही आएगा। नेक्स्ट फार्मूला a माइनस 2b, इसको याद रखने का तरीका ये है कि आपके पास अगर यहाँ पे प्लस है ये और यहाँ पे माइनस है, फार्मूला सेम रहेगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों सेम रहने हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस में। अगर यहाँ सेंटर में प्लस है तो यहाँ 2ab के साथ प्लस आता है, अगर यहाँ सेंटर में माइनस है तो यहाँ 2ab के साथ माइनस आता है। राइट, ये बस आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपने क्या लिखना होता है कि a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, ये वाला प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर हो गया। राइट, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गिव्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूलाज हैं, ये आपको याद होने चाहिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। एक्सरसाइज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस 3b प्लस 2c। अब इसमें हमारे पास स्क्वायर का मतलब है कि इसकी पावर 2 लिखी हुई है, और 3b प्लस 2c वही है जैसे हमने पीछे किया कि a प्लस बी,
यानी कि एक वैल्यू 3b जो है वो इटसेल्फ एक a वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू है, और 2c जो है वो इटसेल्फ एक वैल्यू है जिसको हम कंपेयर करेंगे कि ये एक b वैल्यू है, राइट, b है, तो a प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हमने फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। 3b प्लस 2c होल स्क्वायर था, अब इसको ये होल स्क्वायर है। अब हमने कहा था कि a स्क्वायर, a था 3b तो 3b का स्क्वायर आ गया, और लास्ट पे हमने कहा था कि b का स्क्वायर, b था 2c स्क्वायर। सेंटर में हमने कहा था कि प्लस होगा तो हम 2ab के साथ प्लस लगाएंगे, तो 2 फॉर्मूले वाला, a था 3b और b था 2c, मतलब अब फार्मूला क्या बना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, 3b का स्क्वायर क्या बना, 9b स्क्वायर, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 2 3 6, 6 2 12, 12bc प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 4c स्क्वायर। बस ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। फार्मूला हमने इस पर अप्लाई किया, उसके बाद उसको सोल्यूशन अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देंगे, नहीं भी हो रहा होगा तो हम उसको ऐसे ही लिख देंगे। एक नेक्स्ट आगे फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 व्हेन a प्लस b इज इक्वल टू 5 एंड a b इज इक्वल टू 4। ये आपके पास, अब पहले तो हमें ये गिवन है कि a प्लस बी जो है वो 5 है और ए बी जो है वो 4 है, तो ये हमने लिखा कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5। अब इसका स्क्वायर लेना है क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो हमारे पास स्क्वायर का पावर तो तब भी बनेगी ना कि जब हमारे पास हम स्क्वायर लेंगे, तो वो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल 5 स्क्वायर। फार्मूला ओपन किया, यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर का था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल 25। अब a स्क्वायर और जो b स्क्वायर है वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आपके पास है 2ab, 2 ऐसे ही, ए बी वैल्यू हमें पीछे गिवन थी 4, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी इज इक्वल 25। a स्क्वायर प्लस 2 4 8 प्लस बी स्क्वायर इक्वल 25, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 25 है। इसको जब मैं 8 प्लस है राइट साइड पे लेके जाऊँगी तो माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 17। तो अभी हमारे पास सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 17 की वैल्यू आई है। अब नेक्स्ट हमने अभी a4 की पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 फाइंड करना है। अब वो 4 पावर कैसे बनेगी, अगर जो स्क्वायर वाली पावर है मैं उसको अगेन स्क्वायर लूँगी तो पावर 4 हो जाएगी। तो अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 17 स्क्वायर। अब a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, वहाँ यहाँ पे वैल्यू ही सिर्फ a स्क्वायर है ना, तो यहाँ ये एज ए है, जब स्क्वायर लेंगे तो वो a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये a b वैल्यूज़ है, प्लस b स्क्वायर, तो b है पूरा b स्क्वायर, वो b है और उसका स्क्वायर लिया हुआ है, और 17 का स्क्वायर 289 है। फिर a 2 2 ये a4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b 2 2 4 इक्वल 289। इसको भी हमने इसी तरह सिंप्लीफाई किया, a4 और b4 एज इट इज़ रहेगा, 2 भी एज इट इज़। a स्क्वायर और b स्क्वायर की क्वेश्चन में मुझे वैल्यू गिवन थी 16, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वल 289। अब a4 और b4 तो एज इट इज़ रहा, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32 इक्वल 289। अब a4 प्लस b4 इज़ इक्वल, अब यहाँ पे 32 प्लस था तो जब मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊँगी तो माइनस हो जाएगा, तो a4 प्लस b4 इज इक्वल 289 माइनस 32 इट गिव्स 257, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें भी आपकी समरी हमने क्या पढ़ा, एक तो आपको फार्मूलाज याद होना चाहिए, फार्मूलाज याद होंगे तो आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे कि मैंने स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, मैंने माइनस वाला लगाना है, या मैंने ये वाला, इस तरह से, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो है, अगर ये जैसे अभी हमने किया कि 4 वाला भी आप कर सकेंगे तो स्क्वायर वाली टर्म का दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे तो उसकी पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट हाउ टू टेक द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, कि अगर दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, डिफरेंस का मतलब है माइनस होना, दो वैल्यूज़, डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, वो ये है जो हम कह रहे हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स, दैट इज़ बेसिकली दिस, प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस एंड सम मतलब प्लस और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, तो वो किस तरह से ये आंसर आया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको भी पोस्ट करें वीडियो को, ये 4 फार्मूलाज लर्न अच्छी तरह से करें, क्वेश्चन देखें, इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ख़ुद करने की कोशिश करें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है आप बुक में से थ्योरी पढ़ें, फार्मूलाज उसमें और क्लियर लिखे हुए हैं, वो और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, सिंपल वाले क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो ये हमने आज पढ़ा कि क्या था। एक हमारे पास था डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन, जिसमें हमने कहा था कि वो वेरिएशन किस तरह से होती है, या डायरेक्ट क्या वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन क्या है। फिर उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा, उसमें जितनी जो भी टर्म्स इंक्लूड होती हैं हमने उसको डिस्कस किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। फिर हमने अब इसमें सिंपल अलजेब्रिक फार्मूला देखा, वो क्या होता है फार्मूला, और उसमें किस तरह से क्वेश्चन गिवन हो तो हमने कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपना स्क्वायर का फार्मूला ओपन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारी थी वीडियो। Now notebook work, do the practice of exercise number 6, exercise number 10A plus 10B and exercise number 11 and match your answers given at the end of your book। फिर उसके आंसर्स मैच करें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।